आज के क्लास में हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था रेक्टिफायर का। उसमें हमने ये बताया था कि रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट होता है जो कि एसी सिग्नल्स को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जो रेक्टिफायर होता है उसका दो टाइप्स होता है। एक को हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं और दूसरे को फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हम लोग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम लोग कि इसका नाम हाफ वेव क्यों है या हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों है। रेक्टिफायर है तो एक चीज तो क्लियर है कि एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन हाफ वेव का क्या मतलब है? हाफ वेव का मतलब ये है कि जब इसको एसी सिग्नल इससे पास कराया जाता है, इस रेक्टिफायर सर्किट से जब एसी सिग्नल पास कराया जाता है तो ये हाफ वेव का आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। जो एसी सिग्नल पास कराया गया ये फुल वेव का होता है। फुल वेव मतलब पॉजिटिव निगेटिव ऐसे सिग्नल होगा तो इसको फुल वेव सिग्नल बोला जाता है। जब फुल वेव सिग्नल यानी कि एसी सिग्नल जब इसे पास कराएंगे तो इसके आउटपुट में देखोगे ये हाफ वेव आ रहा है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम हाफ वेव है। बहुत ही आसान है हाफ वेव रेक्टिफायर को याद रखना। कोई ऐसा रेक्टिफायर जो कि एसी सिग्नल को हाफ वेव पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करे उसको हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर बोल देंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ये एक ऐसा रेक्टिफायर है जो एसी सिग्नल को हाफ वेव डीसी सिग्नल में या हाफ वेव पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला सर्किट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमने लिखा है A half wave rectifier is a type of rectifier which allow only half cycle of AC input signal and block the another half cycle। कह रहा है कि a half wave rectifier is a type of rectifier। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि half wave rectifier रेक्टिफायर का ही एक टाइप है। which allow only half cycle of AC input signal। which allow only half cycle of AC input signal। ये AC इनपुट सिग्नल है, इसके हाफ साइकिल को ही सिर्फ अलाउ करता है एंड ब्लॉक द अनदर हाफ साइकिल। और अनदर जो हाफ साइकिल है उसको ब्लॉक करेगा, यानी कि एक हाफ साइकिल को पास करेगा, अगला हाफ साइकिल को ब्लॉक करेगा, फिर अगला साइकिल को पास करेगा, फिर उससे अगला साइकिल को ब्लॉक करेगा। इस तरीके से अल्टरनेट फॉर्म में हाफ हाफ सिग्नल को पास करते जाएगा और हाफ हाफ सिग्नल को वो ब्लॉक करते जाएगा। ब्लॉक करने का मतलब है रोकेगा, आगे पास नहीं करने देगा। आउटपुट में सिर्फ हाफ वेव सिग्नल आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। द हाफ वेव रेक्टिफायर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर सिंपलेस्ट मतलब सबसे साधारण जो रेक्टिफायर सर्किट होता है वो है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसलिए साधारण है कि इसमें बहुत ही कम कंपोनेंट्स यूज किया जाता है और मात्र एक डायोड से इसका डिजाइन किया जाता है, इसलिए बहुत ही सिंपल है। इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल है, इसका वर्किंग सिंपल है, एवरीथिंग इसका सिंपल है। ठीक है, अगला पॉइंट, करेंट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन थ्रू द लोड आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। ठीक है, कह रहा है कि करेंट फ्लो ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन मतलब लोड से हमेशा करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, या तो टॉप टू बॉटम करेगा। तो हमेशा इस सर्किट से मतलब एक बार एक डिजाइन कर दिया गया तो लाइफ टाइम इसमें टॉप टू बॉटम ही करंट फ्लो करते रहेगा, मतलब ऐसे फ्लो करेगा। या फिर एक ऐसा भी डिजाइन किया जा सकता है इसका जिसमें बॉटम टू टॉप हो, तो वो हमेशा बॉटम टू टॉप ही लोड से करंट फ्लो करेगा, यानी कि जब भी करेगा लोड से करंट फ्लो करेगा वो एक ही डायरेक्शन में करेगा। और एक डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करता है उसको डीसी करंट बोला जाता है। अगर दोनों डायरेक्शन में करने लगे, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, तो उसको एसी करंट बोला जाता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, द कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज लो। कन्वर्जन एफिशिएंसी जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो बहुत ही कम होता है, लो होता है। कितना होता है? तो 40.6% होता है, 40.6% होता है। अब ये कन्वर्जन एफिशिएंसी क्या है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। आगे हम डेरिवेशन में इसको पढ़ाएंगे और इसको प्रूफ भी कराएंगे कि इसका एफिशिएंसी 40.6% होता है। थ्योरेटिकली भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, कन्वर्जन एफिशिएंसी का मतलब क्या है पहले तो यही समझना जरूरी है। कन्वर्जन का मतलब होता है एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज होना। कन्वर्जन का मतलब होता है चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, और जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है तो वहां पे कन्वर्जन एफिशिएंसी का बात जरूर किया जाता है। आ रहा है बच्चा लोग समझ में?
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा तो कन्वर्जन एफिशिएंसी का बात किया जाता है। और कन्वर्जन एफिशिएंसी से पता चलता है कि आपका जो पहला एनर्जी है उसका कितना पार्ट सेकेंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। यानी कि यहाँ पे अगर रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफायर कर क्या रहा है, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि एसी एनर्जी को डीसी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो 40.6% इफिशिएंसी होने का मतलब ये है, अगर इसका कन्वर्जन एफिशिएंसी 40.6 है, इसका मतलब ये है कि ये जो एसी सिग्नल है इसका ओनली 40.6% एनर्जी ही डीसी में कन्वर्ट हो रहा है। इसका ये जो एसी सिग्नल है इसका ओनली 40.6 पार्ट डीसी में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, तो एनर्जी तो डिस्ट्रॉय होता नहीं है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन रूल में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एनर्जी का सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओनली द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में बस कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन हो गया, मान लो 40.6% तो डीसी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन रिमेनिंग जो एनर्जी बच गया वो क्या होगा, 59.4% एनर्जी क्या होगा। तो 59.4% एनर्जी जो है वो हीट के रूप में या लॉस हो जाएगा। मतलब बोला जाता है कि लॉस के फॉर्म में, मतलब लॉस हो जाएगा, इतना एनर्जी आपका बर्बाद हो जाएगा। लॉस मतलब बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होने का मतलब डिस्ट्रॉय होना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बर्बाद होने का मतलब है कि दूसरे रूप में चला जाएगा, हमारा कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लो इसका कन्वर्जन एफिशिएंसी 100% रहता तो इसका मतलब ये होता कि ये जो रेक्टिफायर सर्किट है ये पूरा 100% एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देता। 100% एसी सिग्नल डीसी सिग्नल में कन्वर्ट होता, यानी कि कंप्लीट कन्वर्जन हो जाता। तो इसमें कोई लॉस नहीं होता। जितना ज्यादा हाई एफिशिएंसी रहेगा उतनी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आपका एनर्जी जहां जाना चाहिए, जिस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए उस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। अब चाहे हीट के फॉर्म में चाहे दूसरे फॉर्म में जाए, वो एक तरह का लॉस है। हम लोग को रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है, हमारा रिक्वायर्ड एनर्जी डीसी है। डीसी में आ रहा है तो हमारे लिए यूजफुल है, डीसी में नहीं आ रहा है तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो हमारे लिए लॉस का काम कर रहा है। ठीक है बच्चा लोग, आ रहा है समझ में? चलो ठीक है। मान लो इसका कन्वर्जन एफिशिएंसी 80% रहता है, मान लो एग्जांपल, इसका तो होता नहीं है, हम आगे बताएंगे। तो मान लो अगर किसी रेक्टिफायर का एफिशिएंसी 80% है, इसका मतलब ये है कि 80% एसी एनर्जी को डीसी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, रिमेनिंग 20% एनर्जी जो है लॉस होगा। ठीक है, रिमेनिंग 20% एनर्जी लॉस होगा। तो कन्वर्जन एफिशिएंसी याद रखना, कन्वर्जन एफिशिएंसी से पता चलता है कि आपका जो एसी सिग्नल है वो कितना डीसी सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है। लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट इज डिजाइन्ड बाय यूजिंग वन डायोड। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में एक डायोड यूज होता है। बहुत बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है या आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि भैया कौन सा किस रेक्टिफायर सर्किट में एक डायोड यूज होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टिफायर हैव इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ वन डायोड। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है उसमें एक डायोड होता है, ठीक है, याद रखना इसको। तो इसमें एक डायोड रहता है, क्लियर है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या हो गया भाई, फिर से हम एक बार रिपीट करा देते हैं। एक ऐसा रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर का वो टाइप है जो कि एसी सिग्नल को हाफ वेव पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इट इज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर विच कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू हाफ वेव पल्सेटिंग डीसी सिग्नल, क्लियर है। चलो फिर, तो इसका ये इंट्रोडक्शन है। ये जो अभी बोले डेफिनेशन, वो भी यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है, डेफिनेशन कुछ अलग लिखा हुआ, हम अपने स्टाइल में बता दिए। चलिए ठीक है, अब इसके सर्किट के बारे में बात करेंगे। सर्किट काफी इंटरेस्टिंग है भाई, ठीक है। देखो सर्किट्स का मेन डिजाइन जो है ना, अगर ये ट्रांसफार्मर है इसको हटा दो तो इसका बहुत यूज नहीं है यहाँ पे, बट बनाए हैं तो इसको भी बताएंगे। मेनली इसका जो डिजाइन होता है, एक डायोड से होता है, एक आरएल होना चाहिए, लोड होना चाहिए, और एक वीइन होना चाहिए, यानी कि एसी इनपुट वोल्टेज होना चाहिए। ट्रांसफार्मर कहोगे तो फिर ट्रांसफार्मर क्यों लगा दिए हैं? ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाया गया है जनरली जब कन्वर्जन होना होता है, मतलब एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। तो समटाइम्स कन्वर्ट करने से पहले जो इनपुट एसी वोल्टेज होता है इसका वैल्यू बहुत हाई होता है, वेरी हाई वोल्टेज होता है, तो उसको कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया जाता है, पहले ही स्टेप डाउन कर लिया जाता है। जैसे 220 वोल्ट है,
220 वोल्ट एसी है, ठीक ना, और हम लोग को यहाँ पे 5 वोल्ट डीसी चाहिए। थोड़ा समझोगे, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, ये सब समझिए तभी अच्छा इंजीनियर बनिएगा। यहाँ पे इनपुट 220 वोल्ट है और हम लोग को 5 वोल्ट का डीसी चाहिए। जनरली चार्जर वगैरह में यही होता है। तो अगर 220 वोल्ट एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा ना 220 वोल्ट ही आएगा। हम लोग को 220 नहीं चाहिए, हम लोग को 5 वोल्ट चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, 220 वोल्ट को लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भेजता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंज इन पावर। इट इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड पावर। कोई पावर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, ठीक है। बट साथ ही साथ ये कर सकता है कि अगर इसका ट्रांसफार्मर का बहुत सारे टाइप्स होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करोगे तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो चलो थोड़ा सा रेक्टिफाइड सर्किट के बारे में बताते हैं। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। 220 वोल्ट से हम लोग को 5 वोल्ट डीसी चाहिए होगा, तो ये 220 वोल्ट एसी को 5 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा। इसका इनपुट भी एसी फॉर्म में होता है, ट्रांसफार्मर का इनपुट भी एसी होता है, आउटपुट कम होगा बट एसी फॉर्म में होगा, 5 वोल्ट एसी में होगा। 220 वोल्ट एसी को 5 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर लिया। अलग अलग रेटिंग का ट्रांसफार्मर आता है, ठीक है। अलग अलग रेटिंग मतलब अलग अलग इनपुट वैल्यू, अलग अलग आउटपुट वैल्यू का होता है। ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग होता है, ये इसका सेकेंडरी वाइंडिंग है, और ये जो ओवरऑल है ये ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल है, आप लोग को शायद पता भी होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एसी इनपुट वोल्टेज है, इसी एसी इनपुट वोल्टेज को ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करेगा। उसके बाद इसके सेकेंडरी वाइंडिंग से एक डायोड कनेक्टेड होता है और डायोड से सीरीज में आरएल कनेक्टेड होगा, यानी कि लोड कनेक्टेड होगा, ठीक है। चलो फिर तो यही इसका सर्किट है। ये इसका इनपुट वेवफॉर्म हो गया, ये भी इन का वेवफॉर्म है, और यहाँ पे आउटपुट वी आउट जो मिलेगा उसका ये वेवफॉर्म है, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसके कंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए। अब एक दो लाइन जो लिखे हैं उसको पढ़ा देते हैं, उसके बाद इसके वर्किंग पे आएंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट्स इज डिजाइन्ड बाय यूजिंग ए पीएन जंक्शन डायोड व्हिच कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड आरएल। कह रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का डिजाइन जो है एक पीएन जंक्शन डायोड से किया जाता है, ठीक है, जो कि जो डायोड है लोड से सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज होता है और वो डायोड लोड से सीरीज में कनेक्टेड होगा। अगला पॉइंट, एन एसी इनपुट वोल्टेज वी इन इज सप्लाई थ्रू ए ट्रांसफार्मर, ठीक है। एंड एसी इनपुट वोल्टेज वी इन इज सप्लाइड थ्रू ए ट्रांसफार्मर। कह रहा है कि एक एसी इनपुट वोल्टेज वी इन है, ये ट्रांसफार्मर के थ्रू अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये बस इतना ही कंस्ट्रक्शन में, 2-3 पॉइंट ही हम कंस्ट्रक्शन में लिखा है, इसको यहीं पर रहने देते हैं। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसको इरेज करके फिर इसके वर्किंग को समझाएंगे, इसलिए फटाफट इतना पार्ट लिख लीजिए। ये वाला पार्ट अभी नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, या लिख लोगे तो भी ठीक है। उसके बाद इसके वर्किंग पे हम लोग आएंगे। अब हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्किंग पढ़ेंगे। इसका वर्किंग काफी इंटरेस्टिंग होता है, तो चलिए इसके वर्किंग को देखते हैं। यहाँ पे ये जो सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे वी इन जो है इनपुट वोल्टेज है, इस हाफ वेव रेक्टिफायर का इनपुट वोल्टेज वी इन है जो कि एसी के फॉर्म में है, और इस एसी इनपुट वोल्टेज को हम लोग साइनोसाइडल वेवफॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म वी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई एसी इनपुट वोल्टेज को लो आउटपुट एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये 220 वोल्ट का एसी इनपुट वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर पे अप्लाई किया गया, 220 वोल्ट का एसी इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया गया। अब इसको ये स्टेप डाउन करेगा। स्टेप डाउन करने का मतलब क्या है कि इसको मान लो 10 वोल्ट में 10 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? कितना वोल्ट में? 10 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया।
अलग अलग ट्रांसफार्मर का अलग अलग रेटिंग आता है, अलग अलग ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेटिंग आता है। कोई 220 वोल्ट को 10 वोल्ट में कन्वर्ट करने वाला होता है, कोई 15 वोल्ट में, कोई 20 वोल्ट में। इवन इनपुट वोल्टेज का भी अलग अलग रेटिंग आता है। लेकिन अभी हम लोग जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आपको सपोज करना है कि 220 वोल्ट को 10 वोल्ट में कन्वर्ट करने वाला ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। क्लियर है? अब देखो यहां से इसका वर्किंग स्टार्ट होता है रेक्टिफायर का। ये जो एसी इनपुट वोल्टेज है ना, जो कि ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज है, एक्चुअली ये ट्रांसफार्मर का ये वाला सिग्नल आउटपुट वोल्टेज है, और यही आउटपुट वोल्टेज इस रेक्टिफायर सर्किट्स का यानी कि डायोड और आरएल का जो कॉम्बिनेशन है, इसके लिए ये जो सिग्नल है ये इनपुट सिग्नल है। क्लियर? अब ये जो एसी इनपुट सिग्नल है, इसमें एक पॉजिटिव हाफ होता है और एक निगेटिव हाफ होता है। ये अल्टरनेट फॉर्म में फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव ऐसे पास होते रहता है। जो पॉजिटिव हाफ सिग्नल होता है ये 0 से पाई तक पास होता है, और फिर निगेटिव हाफ जो होता है पाई से 2 पाई तक। ऐसा ही फिर अगला जो पॉजिटिव हाफ होगा 2 पाई से 3 पाई तक, और फिर अगला जो निगेटिव हाफ होगा 3 पाई से 4 पाई तक होता है। मतलब अल्टरनेट फॉर्म में पॉजिटिव निगेटिव ऐसे चलेगा। अब हम लोग को क्या करना है, बड़ी आराम से थोड़ा समझने का जरूरत है, अच्छे से समझ लो। हम लोग कंसीडर करेंगे 0 से पाई तक के सिग्नल्स को, यानी कि पॉजिटिव हाफ के सिग्नल को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे थोड़ा डायग्राम छोटा बन रहा है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे पॉजिटिव हाफ का टाइमिंग हो गया 0 से पाई, ये पॉजिटिव हाफ सिग्नल है। जब पॉजिटिव हाफ सिग्नल पास करेगा 0 से पाई, तो उस समय इसका टर्मिनल का पोलरिटी प्लस और यहाँ का माइनस होगा। ये प्लस पोलरिटी और ये माइनस पोलरिटी होगा। कब? 0 से पाई के लिए। 0 से पाई के लिए ये प्लस और ये माइनस होगा। और जब प्लस और माइनस पोलरिटी होगा तो आपको डिसाइड करना होगा कि डायोड इस पोलरिटी के कारण फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा। यही चीज डिसाइड करना सबसे जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल पे अल्टरनेट फॉर्म पे पोलरिटी चेंज होते रहता है। अभी प्लस है, अगले साइकिल में माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ पे माइनस है, अगले साइकिल में प्लस हो जाएगा। तो जो भी पोलरिटी इस टर्मिनल पे होगा, उस पोलरिटी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा कि ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा। क्लियर है? तो फिलहाल अभी जो पोलरिटी है यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, और इस प्लस माइनस पोलरिटी के कारण ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। अब कहोगे कैसे फॉरवर्ड बायस होगा, आप खुद सोचिए कि कैसे फॉरवर्ड होगा। ठीक है, चलिए अब हम बता रहे हैं। ये मेरा टाइम है, अपना टाइम आएगा, मेरा टाइम आ गया, हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पे ये एनोड टर्मिनल है, एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। ये कैथोड टर्मिनल है, कैथोड पे यहाँ से निगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज, कैथोड पे निगेटिव वोल्टेज। तो इस तरीके से ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। डायोड क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये डायोड जो है ऑन स्विच का काम करेगा। कैसा काम करेगा? ऑन स्विच का काम करेगा। और ऑन स्विच की तरह काम करने का मतलब है ये कंडक्ट करेगा। कंडक्ट करने का मतलब है कि करंट पास करेगा। अब यहाँ पे ये ऑन स्विच की तरह काम करने का मतलब है कि ये स्विच ऑन हो जाएगा, तो यहाँ से ये करंट ऐसे पास होगा, हायर पोलरिटी से लोअर पोलरिटी की तरफ पास होगा। तो जब करंट यहाँ से पास होगा तो ये आई करंट इस आरएल से फ्लो होगा, और आरएल से जब फ्लो होगा तो यहाँ पे वी आउट का वैल्यू मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, जिसका वैल्यू होगा आई इंटू आरएल। ये आई करंट आरएल से पास होगा तो आई इंटू आरएल वी आउट का वैल्यू होगा। और इसका अगर वेवफॉर्म बनाया जाए, ठीक है, तो जितना इसका मैग्नीट्यूड है, ये 0 से पाई तक का अगर मान लो मैग्नीट्यूड 10 वोल्ट का है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 10 वोल्ट का है, यहाँ से समझो इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 10 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का? 10 वोल्ट का। तो यहाँ से 0 से पाई तक आउटपुट वोल्टेज जब मिलेगा तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितने वोल्ट का होगा? 10 वोल्ट तक का होगा। ये बात हमेशा याद रखना है, इनपुट वोल्टेज जितना होगा उतना ही आउटपुट वोल्टेज होगा। अब कहोगे कि ऐसे कैसे हो गया सर? तो देखो क्यों होगा। ये जो डायोड है ये आइडियल डायोड है। ये कोई इसके अंदर में जब ये ऑन कंडीशन में रहता है तो इसका इनपुट रेसिस्टेंस 0 होता है। जब इनपुट रेसिस्टेंस 0 होगा तो ये सिंपल एक लाइन की तरह काम करेगा ऐसे, और कोई रेसिस्टेंस नहीं देने के कारण यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। जितना यहाँ से इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा वो वही आउटपुट में मिल जाएगा। बीच में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो। रास्ते में रेसिस्टेंस रहता है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप करता है, वोल्टेज को कम करता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई रेसिस्टेंस है ही नहीं, ये तो सिंपल लाइन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं होने के कारण जितना वोल्टेज अप्लाई किया गया लोड पे उतना ही वोल्टेज मिल जाएगा। हमेशा याद रखना, रेक्टिफायर में जितना इनपुट वोल्टेज होगा उतना ही इसका आउटपुट वोल्टेज होगा। क्लियर? अब देखो,
तो ये पॉजिटिव हाफ के लिए बात कर लिए। इस तरीके से हम लोग को 0 से पाई में आउटपुट मिल गया। उसके बाद निगेटिव हाफ स्टार्ट होगा। निगेटिव हाफ कहां से कहां तक होगा, तो पाई से 2 पाई तक का होगा। पाई से 2 पाई तक का होगा। पाई से 2 पाई तक का जो सिग्नल होगा उसके लिए अब यहाँ का पोलरिटी चेंज होगा। निगेटिव हाफ सिग्नल यानी पाई से 2 पाई तक का जब सिग्नल पास होगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस पोलरिटी होगा। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस पोलरिटी होगा। और इस पोलरिटी के कारण फिर से आपको डायोड को डिसाइड करना होगा कि डायोड अब फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा। जल्दी से गेस करके बताओ, फटाफट कर लिए गेस। चलो देखो, यहाँ पे एनोड पे ये नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, कैथोड पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। और मैं बता चुका हूँ कि डायोड के एनोड पे नेगेटिव और कैथोड पे पॉजिटिव वोल्टेज के कारण ये डायोड हो जाता है रिवर्स बायस। अब रेड वाला स्केच यूज कर रहे हैं, देखोगे ये हो जाएगा रिवर्स बायस, ठीक है। और रिवर्स बायस के केस में ऑफ स्विच की तरह काम करता है, यानी कि माइनस और प्लस पोलरिटी के कारण या नेगेटिव हाफ के कारण ये जो डायोड है रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स में ये ऑफ स्विच की तरह काम करता है और कोई भी ऑफ स्विच करंट पास नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे आई का वैल्यू मिल गया 0। मतलब इस सर्किट से अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लोड से सोचो कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वी आउट का वैल्यू मिलेगा 0। वी आउट इक्वल टू क्या है, यहाँ पे आई इंटू आर एल है और आई आउट, आई का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आई का वैल्यू 0 पुट करोगे, 0 इंटू आर एल का वैल्यू क्या होगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे वी आउट का वैल्यू मिल गया 0, वी नॉट का वैल्यू मिल गया 0 वोल्ट, ठीक है। और ये कितना टाइम के लिए, पाई से 2 पाई के लिए, पाई से 2 पाई के लिए, पाई से 2 पाई तक का आपको सिग्नल मिलेगा 0। आया समझ में, क्यों भाई, तो इस पोलरिटी के कारण ये डायोड रिवर्स बायस हो गया। उसके बाद अगला हाफ साइकिल देखो, मतलब 2 पाई से 3 पाई तक का, 3 पाई तक का। तो ये जो सिग्नल है 2 पाई से 3 पाई का, इस सिग्नल के दौरान ये जब फिर से पॉजिटिव हाफ आ गया तो फिर से यहाँ पे पॉजिटिव पोलरिटी, यहाँ पे निगेटिव पोलरिटी होगा, यानी कि प्लस माइनस होगा। ये ब्लैक वाला हम लोग सिंबल देखेंगे तो ब्लैक वाले सिंबल के कारण ये डायोड क्या हो जाएगा, फिर से ऑन हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड बायस होगा और फॉरवर्ड बायस में ऑन स्विच की तरह काम करेगा। और जब ये ऑन स्विच की तरह काम करेगा तो ये करंट पास करेगा और करंट लोड से जब फ्लो होगा तो फिर से I इंटू आर एल वी आउट का वैल्यू दे देगा, ठीक है। और वी आउट का वैल्यू इनपुट के बराबर होगा। इस तरीके से 2 पाई से 3 पाई तक का फिर से सिग्नल मिल गया है, क्लियर। अब देखो फिर निगेटिव हाफ का बारी आएगा। ये निगेटिव हाफ का बारी आया 3 पाई से 4 पाई तक का। फिर से क्या होगा, तो ये माइनस और ये प्लस पोलरिटी होगा। अल्टरनेटिंग करंट क्यों बोला जाता है, एसी को अल्टरनेटिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि टर्मिनल पे ये अल्टरनेट होते रहता है, हर वैल्यू इसका अल्टरनेट होते रहता है। यहाँ पे टर्मिनल पे भी देखो पोलरिटी अल्टरनेट हो रहा है। तो निगेटिव हाफ में क्या होगा, माइनस प्लस होने के कारण फिर से ये रिवर्स बायस होगा, फिर से ये ऑफ होगा, करंट का वैल्यू 0 होगा तो फिर से वी नॉट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज 3 पाई से लेके 4 पाई तक का वैल्यू 0 होगा। अब एक बात समझ लो, हर एक पॉजिटिव हाफ के लिए ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस होगा, कंडक्ट करेगा और आउटपुट मिलेगा। हर पॉजिटिव हाफ के लिए आउटपुट मिलेगा और हर एक नेगेटिव हाफ के लिए आउटपुट वैल्यू का आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू 0 होगा। इस तरीके से ये एसी इनपुट सिग्नल को हाफ वेव पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, यही इसी तरीके से। और इसमें पूरा का पूरा योगदान किसका है, डायोड का। पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर डायोड भी बोला जाता है, क्योंकि रेक्टिफायर सर्किट्स में रेक्टिफाई करने का काम होता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये पल्सेटिंग डीसी में यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट कर दिया, तो यही इसका वर्किंग है। उसके बाद थोड़ा सा एक चीज और समझोगे, थोड़ा सा ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर बहुत कंफ्यूज करता है। ये अगर ट्रांसफार्मर वाले पार्ट को हटा दिया जाए, हम लोग सीधे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो रेक्टिफायर सर्किट है, एक्चुअल रेक्टिफायर सर्किट इतना ही है, एक डायोड और एक आरएल, बस इतना ही रेक्टिफायर सर्किट है। और इस पे डायरेक्ट हम लोग एसी इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर दिए। मान लो कि ये एसी इनपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर अपना स्टेप डाउन करके भेजा, ठीक है, यही वाला एसी, इसको हटा दिए, ये एसी इनपुट के लिए ये हम लोग सिंबल बना लिए, ये भी इन सिग्नल है, ठीक है, और ये इसका इनपुट सिग्नल ऐसे। अब ये जब इनपुट सिग्नल ऐसे पास करेगा रेक्टिफायर से, इस रेक्टिफायर से, यही चीज है यहाँ पे, बस हम समझ रहे होगे आप लोग, इसको एलिमिनेट कर दिए, ठीक है, इसका सिर्फ आउटपुट सिग्नल के लिए यहाँ पे बना लिए। फिर से वही प्रोसेस होगा, इसका जब पॉजिटिव हाफ जाएगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस होगा,
पोलरिटी, और इस पोलरिटी के कारण ये फिर से फॉरवर्ड बायस होगा, और फॉरवर्ड के केस में यहाँ पे करंट पास होगा। जब करंट पास होगा तो यहाँ पे वी आउट मिल जाएगा, और वी आउट का वैल्यू इनपुट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड 10 वोल्ट का है तो ये भी, इसका भी मैग्नीट्यूड 10 होगा, ये 20 मैग्नीट्यूड होगा इसका, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 20 होगा। क्लियर? अब देखो फिर इसके लिए क्या होगा, अब निगेटिव हाफ में क्या होगा, ये निगेटिव हाफ साइकिल में पोलरिटी चेंज होगा, माइनस और प्लस हो जाएगा, और निगेटिव हाफ के लिए ये हो जाएगा रिवर्स बायस, ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, और करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो करंट का वैल्यू 0 होगा तो वी आउट का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इतना टाइम पाई से लेके 2 पाई तक का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? वैसे ही फिर से ये पॉजिटिव हाफ होगा, फिर से पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट करेगा, फिर निगेटिव हाफ होगा, फिर से कंडक्ट नहीं करेगा। इस तरीके से ये आउटपुट वैल्यू निकल जाएगा, मतलब यही चीज यहाँ पे हो गया। क्लियर? चलो अब अगर मान लो इसके आउटपुट में सिर्फ निगेटिव हाफ सिग्नल ऑब्टेन करना होगा, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको ये डायोड के डायरेक्शन को चेंज करना होगा, इसके कनेक्शन को चेंज करना होगा। यही सर्किट रखेंगे, सिर्फ डायोड का कनेक्शन चेंज कर देंगे। थोड़ा सा समझोगे, ये देखो, ठीक है? इसका वर्किंग कर लोगे खुद से, वीडियो को पॉज करो, पहले इसको बना लो सर्किट को, वीडियो को पॉज करो और इसका आउटपुट वेवफॉर्म निकाल के बताओ फटाफट, ठीक है? डंडी नहीं मारना है, ठीक है? झूठ नहीं बोलना है अपने आप से, कौवा काट लेगा, कौवा। चलो बनाओ, इसका वी आउट का वेवफॉर्म बनाओ। ये डायोड है, ये कैथोड टर्मिनल और ये एनोड टर्मिनल बना दिए। चलो देखो हम बता रहे हैं, ये पॉजिटिव हाफ है 0 से पाई, जब पॉजिटिव हाफ पास करेगा तो ये प्लस और ये माइनस टर्मिनल होगा यहाँ पे, मतलब इस टर्मिनल पे पॉजिटिव पोलरिटी होगा, इस टर्मिनल पे नेगेटिव पोलरिटी होगा। इस पॉजिटिव और नेगेटिव पोलरिटी के कारण ये डायोड डिसाइड करो कि फॉरवर्ड होगा कि रिवर्स होगा। तो इसके कैथोड पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होगा और एनोड पे नेगेटिव वोल्टेज, तो ये डायोड जो है रिवर्स हो जाएगा। इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा, अगर पीएन जंक्शन डायोड नहीं पढ़े होगा ठीक से तो ये सब नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ये रिवर्स के केस में ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, यहाँ से करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, कोई करंट पास नहीं होगा। जब इससे कोई करंट पास नहीं होगा तो ये कितना टाइम के लिए, 0 से पाई तक के वोल्टेज के लिए कोई करंट यहाँ से नहीं पास हो रहा, तो वी आउट मिल रहा है 0। तो आउटपुट वोल्टेज 0 से पाई तक 0 रहेगा। उसके बाद फिर निगेटिव हाफ स्टार्ट होगा, यानी कि पाई से लेकर 2 पाई तक ये निगेटिव हाफ जब पास करेगा तो देखो कि यहाँ का टर्मिनल का पोलरिटी चेंज होगा, माइनस और ये प्लस पोलरिटी हो जाएगा, और माइनस प्लस पोलरिटी के कारण ये डायोड को डिसाइड करना होगा कि ये फॉरवर्ड होगा कि रिवर्स होगा। तो ऑब्वियसली ये फॉरवर्ड होगा। क्या होगा? फॉरवर्ड होगा। कैसे फॉरवर्ड होगा? तो इसके कैथोड पे माइनस और एनोड पे प्लस वोल्टेज अप्लाई होगा, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, और फॉरवर्ड बायस होने के कारण यहाँ पे करंट पास होगा। अब सवाल ये है कि इस सर्किट में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्या करंट ऐसे पास होगा या करंट ऐसे पास होगा? तो ये निगेटिव देखोगे, ये रेड वाला अभी यूज कर रहे हैं, तो इसमें करंट जो होता है हमेशा हाई वोल्टेज, या किसी भी सर्किट में करंट जो होता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ पास होगा। तो इस समय इस सर्किट में हाई वोल्टेज यहाँ पे है, लो वोल्टेज यहाँ पे है, तो करंट ऐसे पास होगा। यानी कि इस लोड में या लोड रेसिस्टेंस में यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यानी कि लोड रेसिस्टेंस में करंट बॉटम टू टॉप फ्लो हो रहा है। तो जहां से इंटर करता है वहां पे प्लस, जहां से बाहर निकलेगा वहां पे माइनस, और इस तरीके से जब करंट पास होगा तो उस समय यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा ये निगेटिव वोल्टेज मिलेगा। वी आउट का वैल्यू जो होगा माइनस वी इन के बराबर होगा। अब कहोगे कि माइनस क्यों है, तो थोड़ा सा इससे कंपेयर करो। देखो यहाँ पे जब करंट ऐसे पास हो रहा था तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस था। अगर इसका पोलरिटी इससे कंसीडर करोगे, ये प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस है। ये जब प्लस माइनस था तो प्लस वोल्टेज मिल रहा था, लेकिन जब माइनस प्लस होगा तो उल्टा वोल्टेज मिलेगा ना, तो निगेटिव वोल्टेज मिलेगा। ऐसे आ रहा है समझ में? ये इस तरीके से निगेटिव वोल्टेज मिल जाएगा। क्लियर है? फिर से क्या होगा, फिर से ये पॉजिटिव हाफ जब जाएगा तो फिर ये प्लस और फिर ये माइनस, फिर से ये काम नहीं करेगा, तो यहाँ तक देखोगे 2 पाई से लेकर 3 पाई तक सिग्नल 0 रहेगा। फिर से 3 पाई से 4 पाई तक का सिग्नल क्या है, रिवर्स है, उल्टा है। उस केस में यहाँ पे सिग्नल मिल जाएगा। देखोगे यहाँ पे करंट टॉप टू बॉटम फ्लो किया था,
यहाँ पे ये जो ब्लैक से बना है ये डायरेक्शन ऐसे है और यहाँ पे उल्टा लोड पे करंट हो रहा है। तो करंट के डायरेक्शन से वोल्टेज का पोलरिटी चेंज होता है। करंट जब टॉप टू बॉटम था तो पॉजिटिव वोल्टेज का वी आउट मिला था। यहाँ पे करंट जब बॉटम टू टॉप है तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा निगेटिव पोलरिटी का वोल्टेज मिलेगा। एक चीज और, यहाँ पे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा इस निगेटिव एसी इनपुट सिग्नल के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। ये थोड़ा सा वेवफॉर्म बड़ा बना दिए हैं बट ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डायोड को थोड़ा सा कनेक्शन चेंज कर दिए तो ये निगेटिव डायरेक्शन में आउटपुट वोल्टेज मिला। और ये भी एक पल्सेटिंग डीसी सिग्नल है, ये भी पल्सेटिंग डीसी सिग्नल है, ये भी डीसी सिग्नल है, ये भी डीसी सिग्नल है। अब ये निगेटिव वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में है, निगेटिव डायरेक्शन में, इसीलिए इसको डीसी वोल्टेज बोल रहा है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो फटाफट इसको बना लो, उसके बाद फिर से इसको पढ़ के बताते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, एन एसी इनपुट वोल्टेज वी इन इज अप्लाइड टू द डायोड थ्रू द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका मतलब ये है कि एक एसी इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, एसी इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है डायोड को थ्रू द ट्रांसफार्मर। यानी कि ये वाला जो एसी इनपुट वोल्टेज है ना, यही इस डायोड का इनपुट वोल्टेज है। ये जो एसी सिग्नल है यही डायोड का इनपुट सिग्नल है। ये मेन इनपुट सिग्नल है, ठीक है, बट ये नहीं अप्लाई हो रहा है, ये वाला सिग्नल डायोड पे अप्लाई हो रहा है। इसी को शॉर्टकट में यहाँ पे हम बताए हैं। अगला पॉइंट, The step down transformer convert high input voltage into low output voltage without change in frequency and power। कह रहा है कि यहाँ पे जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया गया है ये हाई एसी इनपुट वोल्टेज को लो एसी इनपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है विदाउट चेंज इन पावर एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब जितना फ्रीक्वेंसी का ये सिग्नल होगा उतना फ्रीक्वेंसी का ये होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, सेम ही बनाता है। ठीक है, तो वो तो चलो ट्रांसफार्मर का है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो सेकंड पॉइंट है, मेन अब हम लोग का स्टार्ट होगा वर्किंग यहाँ से। अगला पॉइंट पढ़ोगे, द एसी वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग चेंजेस पोलरिटी आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। कह रहा द एसी वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग, एसी वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग यही है ना, यही एसी वोल्टेज है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का ये होता है, इसके अक्रॉस ये एसी वोल्टेज है। ठीक है, वाइंडिंग चेंजेस पोलरिटी आफ्टर हाफ साइकिल, एवरी हाफ साइकिल। मतलब ये क्या करता है, अपना पोलरिटी एवरी हाफ साइकिल के बाद चेंज कर देता है। जैसे 0 से पाई पॉजिटिव हाफ है, फिर पाई से 2 पाई नेगेटिव हाफ हो गया, फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, इस तरीके से प्रत्येक हाफ साइकिल के लिए अपना पोलरिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज, कह रहा है कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज, ये एसी इनपुट वोल्टेज है पॉजिटिव हाफ साइकिल का, द डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस। डायोड आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, एंड अलाउ टू पास करंट टू द लोड, और एक करंट को अलाउ करेगा लोड से पास होने के लिए। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज, नेगेटिव हाफ साइकिल ये है, उस दौरान क्या हो रहा है भाई, तो द डायोड बिकम्स रिवर्स बायस। इस दौरान डायोड क्या हो रहा है, रिवर्स बायस हो रहा है, एंड डू नॉट अलाउ टू पास करंट टू द लोड, और कोई करंट अलाउ नहीं करता लोड से पास होने के लिए। Therefore, during the positive half cycle current passes through the load and a output voltage is obtained। कह रहा है कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल एक करंट पास होगा लोड से और हम लोग को एक आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। बट ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल करंट डू नॉट पास थ्रू द लोड, नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई करंट पास नहीं करता है। ये भी बात याद रखना, अभी वेवफॉर्म बनाने वाले हैं। पॉजिटिव हाफ में करंट लोड से पास करता है, नेगेटिव हाफ में कोई करंट पास नहीं करता है लोड से, एंड द जीरो वोल्टेज इज ऑब्टेन, जिसके कारण यहाँ पे लोड के क्रॉस जीरो वोल्टेज मिलता है। इन दिस वे फॉर ईच पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड। कर इस प्रकार से हर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम लोग को लोड के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ठीक है, एंड फॉर ईच नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट वोल्टेज इज जीरो, और हर एक नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू होगा जीरो। इट मे नोटेड दैट आउटपुट अक्रॉस द लोड इज पल्सेटिंग डीसी, और इस तरीके से हम लोग नोट डाउन करेंगे कि आउटपुट
जो वोल्टेज है वो पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो यही इसका वर्किंग है। जो यहाँ पे अभी पढ़ाए थे उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको भी एक्सप्लेन कर दिए। फटाफट इसको लिख लीजिए। अब हम लोग इसको इरेज करके यहाँ पे इसका आउटपुट, इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म बनाएंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग वेवफॉर्म को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो पहला वाला वेवफॉर्म है ये इनपुट सिग्नल का है। इनपुट हम लोग का एसी इनपुट सिग्नल होता है, तो एसी सिग्नल को साइनोसाइडल वेव से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें ये पॉजिटिव हाफ होता है, ये निगेटिव हाफ होता है, ये पॉजिटिव हाफ, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, फिर उसके बाद अगर होता तो निगेटिव होता है। ठीक है, और पॉजिटिव हाफ में हम लोग देखिए क्या कि डायोड कंडक्ट कर रहा, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था, और इस समय डायोड जो होता है ऑन कंडीशन में होता है। यहाँ पे समझने के लिए हम ऑन लिख देते हैं। डायोड आपका ऑन कंडीशन में होता है और आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा आउटपुट वोल्टेज का इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा। फिर निगेटिव हाफ में इसका आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे कोई हमारा निगेटिव हाफ नहीं होगा। फिर से ये पॉजिटिव हाफ है, 2 पाई से 3 पाई तक, उस समय आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, इसका भी मैग्नीट्यूड इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा। फिर से ये निगेटिव हाफ वाले टाइम में यहाँ पे आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव हाफ के केस में यहाँ पे सिग्नल मिलेगा। क्लियर, तो इस तरीके से, और इसका पूरा का मैग्नीट्यूड जो होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम पीक वैल्यू, इसके पीक वैल्यू, ये जितना भी पीक वैल्यू है सब बराबर होता है। अब देखो ये जो लास्ट वाला वेवफॉर्म है ये आउटपुट करंट का है। आउटपुट करंट का भी जो सिग्नल है वो पॉजिटिव हाफ के केस में आ रहा है। अभी कुछ ही देर पहले बोले हैं कि लोड से सिर्फ पॉजिटिव हाफ, जब इनपुट का पॉजिटिव हाफ अप्लाई किया जाता है तो लोड से आपको करंट पास होता है। निगेटिव हाफ के केस में लोड से कोई करंट पास नहीं होता है। तो जो पॉजिटिव हाफ में करंट पास हो रहा है, इसका अगर एम्पलीट्यूड को कंपेयर करोगे इसके एम्पलीट्यूड से तो ये बहुत कम होता है। ये अगर 220 वोल्ट का है तो ये वैल्यू बहुत ही कम होगा। किसी भी रेसिस्टिव सर्किट में करंट का वैल्यू कम होता है, करंट का वैल्यू कम होता है, इसका एम्पलीट्यूड कम होगा, बट वेवफॉर्म सेम होगा, सेम वेवफॉर्म होगा। ठीक है, देखो करंट का वोल्टेज इक्वल टू होता है I इंटू आर। क्लियर है, लेकिन I का वैल्यू क्या होता है? I इक्वल टू होता है V बाई आर। अगर इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो ये मान लो 5 है, I का वैल्यू 5 है और इसका वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 2 है, तो इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। अगर इसी सर्किट के लिए तुम I का वैल्यू निकालो तो I का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, V आउट का वैल्यू 10 आ गया, तो V आउट का वैल्यू यहाँ पे 10 लिख लो और R का वैल्यू लिख लोगे कितना, तो R का वैल्यू 2 लिखे हो तो ये 5 आ गया। यानी कि देखोगे यहाँ पे I का वैल्यू यही 5 है ना, और V आउट का वैल्यू ये कितना है, 10 है। रेसिस्टिव सर्किट का यही कहानी है यार। रेसिस्टिव सर्किट में करंट का वैल्यू वोल्टेज से बहुत ही कम होता है। घर में भी जो सप्लाई आ रहा है इसका एम्पलीट्यूड 220 वोल्ट है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड 220 वोल्ट है, लेकिन करंट देखोगे तो 5 एम्पियर का आता है। तो अगर एम्पलीट्यूड से कंपेयर करोगे तो बहुत कम रहता है। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कम रहेगा, क्योंकि जो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है ये एक रेसिस्टिव सर्किट है, उसमें रेसिस्टेंस है, और जहाँ पे रेसिस्टेंस होगा तो करंट का वैल्यू कम मिलेगा। तो इस वेवफॉर्म को भी बना लीजिएगा। अगर एग्जाम में आप लोग को पूछता है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, तो आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के साथ साथ वेवफॉर्म भी बनाना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एनालिसिस पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का। ठीक है, तो चलो अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।